हम्म। ओके। सो पिछली क्लास में हम लोगों ने थर्ड नॉर्मल फॉर्म डिस्कस की थी, एंड वी ऑल्सो सॉ एन एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके। सो आज हम लोग बात करेंगे एक और हायर नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म। सो यू मे सी नेम हियर, दिस इज बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म। So let me use some annotation. So this is the Boyce Codd normal form, and it is in short it is also called BCNF. So ये नॉर्मल फॉर्म आपके थर्ड नॉर्मल फॉर्म से थोड़ा सा और स्ट्रिक्टर नॉर्मल फॉर्म है। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम हायर नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे टेबल के ऊपर जो एफडी बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इंक्रीज करते चले जाते हैं। सो हायर द नॉर्मल फॉर्म, स्ट्रिक्टर आर द रूल्स। ओके, जितनी ज़्यादा हायर नॉर्मल फॉर्म होगी उतने ही ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, जैसे थर्ड सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज मोर स्ट्रिक्टर देन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इसीलिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट से हायर है। देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म से भी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, सो इट इज़ मोर हायर देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सिमिलरली थर्ड नॉर्मल फॉर्म से भी एक और हायर नॉर्मल फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं BCNF। ठीक है, so BCNF is due to these two people, Boyce and Codd. So let's see the definition of BCNF. So again, suppose R is some schema and you have a set of FDs on R. R जो एक स्कीमा है और उस पर आपका एक फंक्शन डिपेंडेंसी का सेट है आपके पास। Okay, let me change the color. Okay. Okay. So now let's assume F plus is the set of FDs. This is the all possible set of FDs. So app closure is the set of all possible FDs that are uh, being hold on R। R पर जो भी FDs हो रही हैं, और लेट्स अज्यूम सारी FDs इस टाइप की हैं, अल्फा डिटरमाइंस बीटा। ओके, नाउ ये याद रखना है, यहाँ पर हम वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलवेज ओनली ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल FDs। ओके, सो स्टिल डेफिनेशन में इन्होंने ट्रिवियल टर्म यूज किया है। सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ BCNF। तो एक रिलेशन को अगर आप BCNF में कहते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे अब इस फॉर्म में कि थर्ड में होना चाहिए और देन ये होना चाहिए समथिंग दिस दैट। सीधा सीधा हम कहते हैं कि यहाँ पर कि जितनी भी FDज है इसमें अल्फा डिटरमाइन बीटा, या तो वो ट्रिवियल हो, जितनी भी FD अल्फा डिटरमाइन बीटा टाइप की हैं इस ऐप में या ऐप प्लस में, ये सब की सब पहली चीज या तो ट्रिवियल हो, पहली कंडीशन। तो दैट मीन्स हम चूंकि ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसीज को कंसीडर नहीं करते हैं, सो इट इज नॉट नेसेसरी टू टॉक अबाउट दिस वन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारी हम FDज को नॉन ट्रिवियल FDज को ही कंसीडर करते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन, अल्फा इज ए सुपर की ऑफ आर। सो कहने का मतलब यह है कि नाउ आपके पास जितनी भी FDज हैं, सो अल्फा और बीटा ओबियसली आप जानते हैं कि आर के दो प्रॉपर दो सबसेट हैं, सॉरी, एंड अल्फा डिटरमाइन बीटा अगर FD है तो अल्फा शुड बी द सुपर की, और यू कैन से द की। यहाँ पे सुपर की का मेन सीधा मतलब हमारा की से है। ओके, सो कहने का मतलब यह है कि अगर एक रिलेशन में जितनी भी FD है वो अल्फा डिटरमाइन बीटा टाइप की अगर है, तो अल्फा की होना चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स की के अलावा लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं आएगा, ऐसी कोई FD नहीं होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि किसी भी टेबल में अगर ऐसी कोई भी FD नहीं है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में FD के की नहीं आती है, तो ऐसी FDs को हम क्या कहेंगे, सॉरी, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे कि वो रिलेशन BCNF में है। ओके, तो BCNF की, इस BCNF में एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि लेफ्ट हैंड साइड में की होना चाहिए, कंप्लीट की। ठीक है, कोई एडिशनल एट्रीब्यूट नहीं, तो होल की शुड बी इन द लेफ्ट हैंड साइड। सो दैट मीन्स जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसी एक रिलेशन पर इम्पोज्ड है या सेटिस्फाई हो रही है, वो अगर की से इम्पोज है तो हम कहेंगे कि आपका जो रिलेशन है वो BCNF में है। नाउ आपको याद होगा कि
मैंने कहा था कि BCNF जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्मल फॉर्म है। तो कैसे स्ट्रिक्ट है? आपको याद होगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आप दो तरीके की एफडी अलाउ करते हैं कि आपके पास अल्फा बी डिटरमाइन बीटा अगर कोई एफडी है तो एक तो पॉसिबिलिटी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये होती है कि या तो ये अल्फा की होगा, या अगर ऐसा नहीं है देन अल्फा डिटरमाइन बीटा में, मतलब अगर अल्फा की नहीं है पूरा का पूरा तो ये भी की का पार्ट है और ये भी की का पार्ट है। ये मतलब है थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि या तो एफडी इस टाइप की होगी जिसमें अल्फा की होगा, अगर अल्फा की नहीं है तो अल्फा की का पार्ट होगा, दैट मीन्स एक प्राइम एट्रीब्यूट होगा और बीटा भी प्राइम एट्रीब्यूट होगा। सो ये आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि या तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होंगी, एफडी इसी टाइप की होंगी, मतलब या तो इस टाइप की एफडी होगी या इस टाइप की एफडी होगी। बीसीएनएफ क्या कहता है कि ये भी एफडी अलाउ नहीं करती है। बीसीएनएफ सेज दैट नो दिस शुड आल्सो नॉट बी देयर। ठीक है। नाउ अगर आप ये देखें तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, दोनों अल्फा और बीटा प्राइम एट्रीब्यूट है। प्राइम एट्रीब्यूट मतलब ये की के पार्ट है। ओके। तो ऐसा हो सकता है कि आपके टेबल में दो कैंडिडेट की हो, तो यहाँ की का मतलब सीधे सीधे अब हम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं और आपको मालूम है एक रिलेशन में दो कैंडिडेट की हो सकती हैं। ठीक है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आप प्राइमरी की को भूल जाइए, यहाँ की से मतलब मेरा है कैंडिडेट की से। ओके। सो बीसीएनएफ क्या कहती है कि अगर आपके पास एफडी है ऐसी अल्फा डिटरमाइन बीटा टाइप की, तो अल्फा कैंडिडेट की होगा कोई भी। ठीक है। हालांकि सुपर की हो सकता है लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कैंडिडेट की। सुपर की कैन ऑल्सो बी यूज, सुपर की टर्म कैन ऑल्सो बी यूज क्योंकि वो जरूरी नहीं है मिनिमल हो। ठीक है। लेकिन हम चीज़ों को ज़्यादा थोड़ा सा और बेटर स्ट्रिक्ट करके बोलते हैं कि कैंडिडेट की इज देयर, लेट्स से अल्फा इज द कैंडिडेट की एंड या फिर थर्ड रोल फॉर्म कहती है कि अल्फा और बीटा दोनों किसी ना किसी कैंडिडेट की क्या एट्रीब्यूट है। तो दैट मीन्स राइट हैंड साइड में केवल प्राइम एट्रीब्यूट आ सकता है और लेफ्ट हैंड साइड में भी प्राइम एट्रीब्यूट आ सकता है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में पूरी की आएगी। अगर पूरी की नहीं है तो दोनों साइड प्राइम एट्रीब्यूट होंगे केवल। तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन थी। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म इस रूल को या इस एफडी को अलाउ करती है। तो समटाइम्स ये बीसीएनएफ कहती है कि नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। तो बीसीएनएफ थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट हो जाती है। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई बीसीएनएफ इज स्टॉपिंग दिस। तो ये कहलाता है दिस केस इज कॉल्ड, समटाइम्स क्या होता है कि एक रिलेशन में जो कि थर्ड एनएफ में है लेकिन उसमें दो ओवरलैपिंग कैंडिडेट की हो सकती हैं। तो समटाइम्स जो ओवरलैपिंग कैंडिडेट की है ये भी कुछ एनोमली या रेडंडेंसी क्रिएट कर सकती है। ओके। हालांकि ऐसे केसेस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, जब आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे तो ज्यादातर केस में आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन फॉर सम स्पेशल केसेस ये केसेस देखने को मिल सकते हैं जहां पे ओवरलैपिंग कैंडिडेट की हो। कुछ टेबल्स में ओवरलैपिंग कैंडिडेट की हो सकती है, मतलब ऐसी कैंडिडेट की जिनमें एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट कॉमन है और वो कॉमन एट्रीब्यूट होने की वजह से की के बीच में ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब ही है कि देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो की के बीच जब ओवरलैपिंग होगी तो वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं रिलेशन में। और जब ओवरलैपिंग कीज होंगी तो आपका रिलेशन फिर उस केस में हम कहते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है लेकिन बीसीएनएफ में नहीं है। ठीक है। तो बीसीएनएफ एक्चुअली ओवरलैपिंग कैंडिडेट की को अलाउ नहीं करना चाहती। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बीसीएनएफ। सो ये एग्जांपल जो है आपका मैंने भी विपिन देसाई की बुक से मैं रेफर कर रहा हूँ। सो लेट्स अज्यूम एग्जांपल कुछ ऐसे है। ओके। सो लेट्स अज्यूम टेबल का नाम आप कुछ भी रख लीजिए। सो आई एम यूजिंग टी। ठीक है। रिलेवेंट नाम लेना चाहिए था बट आई थोड़ा सा यहाँ पर अनोटेशन में डिफिकल्टी आती है बिकॉज माउस से अनोटेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो नाउ व्हाट आई एम अज्यूमिंग, आई हैव टू sorry I have some attributes in this table like s number, this is called a student number, and let's assume
name, student number, then name, and let's say course ID. आप नोट कर लीजिएगा इस टेबल को, ओके, क्योंकि देसाई की बुक शायद आपके पास नहीं होगी। ये देसाई की बुक का एग्जाम्पल है एक्चुअली। कोर्स आईडी एंड लेट्स से हियर यू हैव ग्रेड। तो ये एक टेबल है, मैंने इसमें टी नाम दिया है, आप इसे स्टूडेंट नाम दे सकते हैं, ओके। तो इस टेबल में 4 एट्रीब्यूट है, ध्यान से सुनना है। स्टूडेंट नंबर, नेम, कोर्स आईडी एंड ग्रेड। और कोर्स आईडी को कोर्स नंबर भी बोल सकते हैं। सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग हियर कि इस टेबल में जो की है वो दो पॉसिबल कैंडिडेट की है इसमें, स्टूडेंट नंबर कॉमा नेम, एक कैंडिडेट की तो ये हो गई, ठीक है, आई एम राइट मार्किंग इट एज K1। देन दूसरी कैंडिडेट की है आपकी K2, जिसमें आपका सॉरी कैन आई डिलीट इट, नो, राइट एरो, सॉरी, नॉट वर्किंग। सो सेकंड की इज कोर्स आईडी कॉमा नेम। सो कोर्स आईडी को लेट मी राइट नेम कॉमा कोर्स आईडी, ये दो की है। सो आप इससे अगर देखें तो व्हाट इज द अजम्पशन बिहाइंड इट, हम मान के चल रहे हैं कि स्टूडेंट नंबर और नेम का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है। तो जनरली स्टूडेंट नंबर यूनिक है, लेकिन एक स्टूडेंट के कई सारे कोर्सेस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट नंबर और कोर्स एक की है। इसके बाद नेम एंड कोर्स आईडी कैन ऑल्सो बी ए की। सो देर आर मल्टीपल कैंडिडेट कीज हियर। सो यू कैन सी हियर मैंने दो ही की ली है इसमें। तो इसमें इस केस में अगर आप देखेंगे तो दो ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज हैं और दोनों में नेम कॉमन है। हम्म नाउ व्हाट आर द फंक्शन डिपेंडेंसीज हियर। नाउ अगर आपको इसमें अगर देखें तो ग्रेड को डिटरमाइन करने के लिए, किसी भी कोर्स में स्टूडेंट को क्या ग्रेड मिली है, ग्रेड को डिटरमाइन करने के लिए आपको या तो स्टूडेंट नंबर और नेम चाहिए, स्टूडेंट नंबर और नेम साथ में चाहिए, ओके, या फिर कोर्स आईडी और नेम चाहिए, या कोर्स आईडी की जगह पे यहाँ पे आप स्टूडेंट नंबर भी ले सकते हैं। लेट्स रिमूव नेम। तो एक्चुअली आप तब भी आप देखेंगे कॉमन कैंडिडेट की बन रहा है इसमें, फिर नेम कॉमन, एस नंबर कॉमन हो जाएगा, ओके। सो इस टेबल में आप देखेंगे कि मल्टीपल कैंडिडेट कीज आपकी हैं और जो कि ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मतलब कैंडिडेट की तो है लेकिन उसमें एट्रीब्यूट कॉमन है, डिस्टिंक्ट नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है, ओके। सो इस टेबल में आप अगर आप देखेंगे तो
इसमें रिडंडेंसी है इफ यू कैन ऑब्जर्व। अगर आप देखें स्टूडेंट नंबर को आप रिपीट कर रहे हैं, सो अगर मान लीजिए स्टूडेंट के कई सारे कोर्सेस हैं, एक स्टूडेंट ने 5 कोर्सेस लिए हैं, तो स्टूडेंट नंबर और कोर्स आईडी, लेकिन उसके साथ आपको नाम रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब स्टूडेंट के 5 कोर्सेस हैं तो आप देखेंगे स्टूडेंट नंबर और कोर्स आईडी जब आप यूज करेंगे किसी जगह पर, अगले रिकॉर्ड में मान लीजिए कोर्स आईडी लेट्स से स्टूडेंट नंबर 1, कोर्स आईडी CS521, ठीक है, देन स्टूडेंट नंबर 1, कोर्स आईडी CS522, देन स्टूडेंट नंबर 1, कोर्स आईडी CS523। और उस सारे केसेस में आपको नेम को रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि जब स्टूडेंट नंबर 1 है तो नेम सेम होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक फंक्शन डिपेंडेंसी है कि स्टूडेंट नंबर, जिसे आप रोल नंबर भी बोल सकते हो, ये फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है नेम को। ओके, तो स्टूडेंट नंबर नेम को फंक्शनली डिटरमाइन करता है। ठीक है, ओके। नाउ अब आपके सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि आप देख रहे हैं हर बार जब हम कोर्स को और स्टूडेंट की एंट्री कर रहे हैं, नेम मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। ओके, एक ऑप्शन है कि नेम के रिपीटेशन से बचने के लिए आप नल वैल्यू यूज कर लें, नेम को एक जगह मेंशन करना रिकॉर्ड में, बाकी जगह नल रख दें। सो ये भी वाइबल ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। जब आपको नेम मालूम है, आप नेम यूज कर रहे हैं रिकॉर्ड्स में, तो आपको फिर सब जगह यूज करना होगा। तो रिडंडेंसी इज देयर, अपने आप रिडंडेंसी आ रही है ना। सो यू आर फोर्स टू यूज द रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ गई, जो कि हम नहीं चाहते थे कि होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का नाम, लेट्स से स्टूडेंट नंबर 1, उसका नाम नरेश है, तो ये फैक्ट बार बार रिपीट होगा, हर कोर्स के साथ रिपीट होगा। 5 कोर्स नरेश के पास है तो उसका नाम 5 बार आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए विद्यानंद ने भी 5 कोर्सेस लिए हुए हैं, तो विद्यानंद का रोल नंबर जो है ना, और उसका रोल नंबर या स्टूडेंट नंबर एक ही चीज़ है। ओके, तो उसका जब 5 कोर्सेस है तो उसके रोल नंबर के साथ 5 बार उसका नाम रिपीट हो रहा है। जरूरत नहीं थी उसको रिपीट करने की, दैट मीन्स रिडंडेंसी आ रही है। नाउ अब एक और प्रॉब्लम देखिए इसमें। अब आप कैन यू टेल मी, क्या इसमें एनोमलीज प्रेजेंट होंगी या नहीं होंगे? इस रिलेशन में क्या एनोमली प्रेजेंट है? तीनों एनोमली प्रेजेंट हैं? समबडी टेल मी, कोई बताएगा एक? देखो और यस बताओ सर। मुझे, क्या एनोमली प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है? गिव मी वन एग्जांपल। इंसर्शन एनोमली की बात कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, बाकी एनोमलीज भी हैं। नहीं आया एग्जांपल, नहीं बता सकते कोई भी? देन मैं बताऊंगा पहले, आप अगर कोई भी somebody इज इंटरेस्टेड, देन वो अपना माइक ऑफ ऑन करके बोल सकते हैं कि क्या एग्जांपल हो सकता है इंसर्शन एनोमली का। नो वन? चलो मैं बताता हूँ। देखो, आप अज्यूम करिए कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने कोई भी कोर्स नहीं लिया है, और मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है इस टेबल में। आपने अगर स्टूडेंट और उसके नाम की मैपिंग की कोई अलग से टेबल नहीं बनाई है, अब आपको इसमें स्टूडेंट नंबर और उसका नाम रिकॉर्ड करना है। तो मैं आप ही में से किसी का नाम ले रहा हूँ, लेट से अंकिता की बात कर लेते हैं। अंकिता ने मान लीजिए कोई भी कोर्स इसमें से नहीं ऑप्ट किया है, और अब आप अंकिता का डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो आपको अंकिता का रोल नंबर पता है ना, नाम पता है, बट कोर्स आईडी उसकी नहीं है कोई भी। तो कोर्स आईडी में नहीं है, ग्रेड भी नहीं है, तो आपको इसमें कोर्स आईडी में नल इंसर्ट करना पड़ेगा। हम्म, और ग्रेड नल रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोर्स आईडी आप नल नहीं रख सकते, क्योंकि कोर्स आईडी क्या है, की का पार्ट है। तो की के पार्ट को, कैंडिडेट की को हम जनरली नल नहीं करते हैं डेटाबेस के डिजाइन के हिसाब से, क्योंकि इसी में से हो सकता है हम इसी को बाद में प्राइमरी की भी बना दें, इसी की को जिसमें कोर्स आईडी है। तो कोर्स आईडी आपका की एट्रीब्यूट है, तो हम इसे नल नहीं रख सकते, क्योंकि की एट्रीब्यूट से मतलब यहाँ कैंडिडेट की एट्रीब्यूट से है मेरा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइमरी की। ओके, तो की एट्रीब्यूट में हम जानबूझ करके नहीं चाहते हैं कि नल वैल्यू आए, वी वांट टू अवॉइड। सो दैट मीन्स जब तक अंकिता ने कोई कोर्स नहीं लिया है,
आप उसका रिकॉर्ड यहाँ नहीं रख सकते। दैट मीन्स एक आपके डेटाबेस में ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाएगी कि अंकिता नाम की एक स्टूडेंट है और उसका ये रोल नंबर है या स्टूडेंट नंबर ये है। सिमिलरली आप देखें नेम एट्रीब्यूट भी की का पार्ट है। अब मान लीजिए आपको स्टूडेंट का रोल नंबर पता है, उसका कोर्स ऑप्ट है पता है और ग्रेड पता है, लेकिन यू डू नॉट रिमेंबर द हिज नेम, हिज और हर नेम। अब नाम नहीं पता है तो आप देखेंगे नेम एट्रीब्यूट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द की। नेम एट्रीब्यूट भी आपका की का पार्ट है, तो नेम एट्रीब्यूट को भी आप नल नहीं छोड़ सकते। तो इंसर्शन करने की कोशिश करेंगे तो नल वैल्यू आएगी की के पार्ट में, तो यू शुड नॉट अलाउ इट दिस वन। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि आपके रिलेशन में हो सकती है। ध्यान रखना है ये एक स्पेशल केस है, ओवरलैपिंग कैंडिडेट की आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ठीक से नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, लेकिन आपने नॉर्मलाइजेशन करने में या एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने में कुछ मिस्टेक्स की हैं तो ऐसी सिनारियो आपके सामने आ सकता है। हालांकि ये सिनारियो बहुत रेयर सिनारियो है। वॉइस कॉड नो जो नॉर्मल फॉर्म है आपको इससे बहुत कम केसेस में डील करना पड़ता है, अपने आप ये फॉर्म अचीव हो जाती है जैसा ही आप 3NF में नॉर्मलाइजेशन करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये मोस्ट का मतलब कितने परसेंटेज हो सकता है ये कहना तो मुश्किल है, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आपका BCNF अपने आप अचीव हो जाता है। आपको BCNF के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ती है। लेकिन समटाइम्स ऐसे रेयर केसेस में कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशन मिल सकती है जहां पे आपके पास जो कैंडिडेट कीज है वो ओवरलैपिंग हो। एक रिलेशन में दो कैंडिडेट की हो सकती हैं और मोर देन टू भी हो सकती हैं, और उनके बीच में काफ़ी ओवरलैप है। जब ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज होंगी तो ये एनोमलीज फिर से आ जाती हैं। ओके, तो ऐसे केसेस को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। रेयरली ऐसे केस मिलेंगे आपको, बट ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि ऐसा केस नहीं मिलेगा। तो जब भी ऐसा केस मिलता है आपको इसे आइडेंटिफाई करके डील करना पड़ेगा। तो अब अगेन इस रिलेशन को अगर आपको BCNF में लाना हो तो क्या करेंगे? ओबियसली रास्ता क्या है? डिकम्पोजिशन। ऊपर खींचे करेंगे। ओबियसली इसका रास्ता क्या है? डिकम्पोजिशन करना। ठीक है, तो इस केस में डिकम्पोज करके आप इस रिलेशन को क्या करेंगे? दो रिलेशन में बांट सकते हैं। एक स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नंबर और नेम को सेपरेट टेबल बना दो। तो एक टेबल T1 आपने बना दी जिसमें आ गया S नंबर, लेट मी चेंज द कलर, एंड नेम। ये हो गई आपकी टेबल 1। और इसमें आप S नंबर को की मान सकते हैं, टेबल 2। देन इसमें आ गया आपका स्टूडेंट नंबर, सॉरी मैंने हैश गलत जगह लगा दिया, स्टूडेंट नंबर एंड कोर्स आईडी को आई एम राइटिंग लेट्स राइट इट कोर्स आईडी। हाँ सॉरी, इसमें माउस से लिखना बड़ा डिफिकल्ट है एनोटेशन में। कोर्स आईडी एंड ग्रेड। ठीक है, तो ये टेबल आपकी डिकम्पोज होकर के इन दो टेबल्स में कन्वर्ट हो गई। नाउ सी क्या ये BCNF में है? तो आप देखेंगे स्टूडेंट नंबर नेम को डिटरमाइन करेगा। हम्म? हालांकि देसाई में ध्यान रखना, देसाई में जो एग्जांपल लिया है उसमें स्टूडेंट नंबर और नेम दोनों को यूनिक माना है। ओके, स्टूडेंट नंबर और नेम दोनों को यूनिक माना है उन्होंने, कि स्टूडेंट का नंबर भी यूनिक है और नाम भी यूनिक है। तो उसके बेस पर कई सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी। सो मैं आपको वो ये होमवर्क के लिए दूंगा कि इसमें अगर मैं इसी एजम्पशन में को ऐड कर दूं कि स्टूडेंट नंबर और नेम दोनों यूनिक हैं, तब क्या होगा इस टेबल के साथ? क्या ये BCNF में होगी? फिर डिकम्पोजिशन कौन कौन से पॉसिबल हैं? ठीक है, वो ऑल दैट ये आपके लिए एक्सरसाइज रहेगी। तो अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। सो मेरे पास अब दो टेबल्स हैं। नाउ लेट्स चेक क्या ये टेबल्स जो है BCNF में है या नहीं है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट नंबर और नेम, अगर नेम को अगर आप यहाँ यूनिक भी मान लें अगर थोड़ी देर के लिए, तो दोनों एक दूसरे को फंक्शनली डिटरमाइन करेंगे। अगर नेम यूनिक नहीं है तो स्टूडेंट नंबर नेम को डिटरमाइन कर ही रहा है ना। तो इसमें ये की एट्रीब्यूट हो गया और ये नॉन की एट्रीब्यूट हो गया। नाउ आप देखेंगे कि एक ही एट्रीब्यूट जब मिलकर के की कर रहा है बन रहा है और टेबल में दो ही कॉलम्स हैं,
तो देन आपकी ये BCNF में अपने आप होगा। जब आपकी दो कॉलम्स की टेबल बन जाती हैं और उसमें से एक कॉलम दूसरे को डिटरमाइन कर रहा है या दोनों आपस में एक दूसरे को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस वो रिलेशन अपने आप BCNF में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिटिव एफडी का चांस ही नहीं बनता है। ट्रांजिटिव एफडी के लिए क्या होता है कंडीशन, कि ट्रांजिटिव एफडी में दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच में फंक्शन डिपेंडेंसी होती है। तो दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होने के लिए आपकी टेबल में कितने कॉलम होना चाहिए मिनिमम? 3। एक की के लिए, एक कॉलम की के लिए, और दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हो जो की का पार्ट नहीं हो। और की का पार्ट दो एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे तब चांस बनेगा उनमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बने। अगर किसी टेबल में दो ही एट्रीब्यूट बचते हैं और जिसमें से एक दूसरे को डिटरमाइन कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो रिलेशन फिर आपका BCNF में आ गया। एक्चुअली वो सारी नॉर्मल फॉर्म लगभग अचीव कर लेता है। जो हायर आगे अगर आप देखेंगे, हम आगे डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे आप आगे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी है जो है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बेस्ड नॉर्मल फॉर्म है, तो ये उसमें भी आ जाता है। तो अल्टीमेटली क्योंकि आप इससे फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि एक और नॉर्मल फॉर्म है फिफ्थ, तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को के बारे में थोड़ा सा कहना डिफिकल्ट होता है, वो जॉइन बेस्ड नॉर्मल फॉर्म है। तो आपका जब टेबल की में केवल दो ही कॉलम्स बचते हैं, तब आपकी टेबल जो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में अभी आ चुकी होती है। BCNF छोड़िए, BCNF से एक और हायर है फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ के बीच की नॉर्मल फॉर्म है BCNF। हालांकि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म FD पर बेस्ड नहीं है, वो एक नई तरीके की डिपेंडेंसी डिफाइन होती है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी जिसको बोलते हैं, उस पर बेस्ड होती है। तो आप उसे तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको ये याद रखना है कि अगर किसी टेबल में केवल दो ही कॉलम्स बच जाते हैं तो वो सारी नॉर्मल फॉर्म में होता है। मतलब फोर्थ तक की बात कर रहा हूँ, उससे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ। तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा, BCNF में भी होगा, और फोर्थ में भी होगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर BCNF की कंडीशन देखें तो इसमें BCNF क्या कहता है कि ओवरलैपिंग कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। BCNF यही तो कहता है जितनी भी FD हो वो केवल और केवल की से इम्पोज होंगी। तो इसमें एक ही तो FD है, स्टूडेंट नंबर डिटरमाइंस नेम, स्टूडेंट नंबर डिटरमाइंस नेम। सो जो भी FD है वो की से इम्पोज हो रही है, तो ये रिलेशन आपका BCNF में है। व्हाट अबाउट दिस? तो आप देखेंगे इसमें इसमें एक ही FD है इस टेबल में भी, स्टूडेंट नंबर कॉमा कोर्स आईडी डिटरमाइंस ग्रेड। स्टूडेंट नंबर कॉमा कोर्स आईडी डिटरमाइंस ग्रेड। तो कोर्स आईडी और स्टूडेंट नंबर की है और ग्रेड नॉन की एट्रीब्यूट है। सो आप देखेंगे यहाँ भी एक एट्रीब्यूट है केवल नॉन, जो नॉन प्राइम है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक ही बचा है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होने का सवाल नहीं उठता है। सो ये रिलेशन 3NF में भी है। और BCNF में कैसे है, क्योंकि अब इसमें एक ही की है, स्टूडेंट नंबर और कोर्स आईडी, तो ओवरलैपिंग की होने का सवाल ही नहीं बनता है। और अब जिसमें एक ही FD है, स्टूडेंट नंबर कॉमा कोर्स आईडी डिटरमाइंस ग्रेड, और स्टूडेंट नंबर और कोर्स आईडी आपको मालूम है कि कैंडिडेट की है ना। अब आप इसे प्राइमरी की भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब और कोई की कैंडिडेट है नहीं है, तो यही प्राइमरी की भी होगी। तो इस तरीके से अगर आप अब आप देख रहे हैं कि ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन BCNF में भी आ गया डिकम्पोज करने के बाद। ओके, सो ये जो रिलेशन अब मैंने बनाया, दिस इज इन BCNF, क्योंकि इसने BCNF की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। नाउ जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तब आपको याद रखना है, हमें दो चीजें देखना होती है डिकम्पोजिशन में। एक चीज से आप फेमिलियर हो चुके हो, वो है लॉसलेस डिकम्पोजिशन। आपका डिकम्पोजिशन लॉसलेस होना चाहिए। ओके, तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन के लिए कंडीशन क्या होती है? लॉसलेस डिकम्पोजिशन के लिए कंडीशन ये होती है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है, डिकम्पोजिशन के टाइम पर आपने जो टेबल्स बनाई हैं, तो कोई भी पेयर ऑफ टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो किसी ना किसी टेबल में की का काम करे। तो इस डिकम्पोजिशन की अगर आप बात करें, तो इस डिकम्पोजिशन में स्टूडेंट नंबर नंबर कॉमन है और ये इसमें एक की का काम कर रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन कैसा है? लॉसलेस। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे तो ओरिजिनल टेबल में जो भी डेटा है वो रिकवर हो जाएगा एग्जैक्टली। कोई भी एक रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं आएगा, एक रिकॉर्ड कम भी नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली वही टेबल, ओरिजिनल टेबल जनरेट हो जाएगी। ध्यान रखना लॉसलेस में एक ये भी होता है कि आप अगर ज्वाइन करें और इसमें लेट से 10 रिकॉर्ड थे और ज्वाइन करने पर 11 रिकॉर्ड बन गए, तब भी हम उसे लॉसलेस कहते हैं, सॉरी लॉसी डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन में दो डिफरेंस डेफिनेशन आप बुक में देख लीजिएगा। एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है कि इस डिकम्पोजिशन को हम लॉसलेस तब बोलेंगे जब इन दोनों का ज्वाइन करने पर जो टपल्स बनेंगे, जितने टपल्स बनेंगे वो एग्जैक्टली
जिसमें इतने टपल, इसमें जितने टपल्स हैं उतने ही बने। तो लेट्स से अगर इस टेबल में 100 टपल्स थे, 100 रिकॉर्ड्स थे, आपने ज्वाइन किया तो इनमें कुछ रिकॉर्ड्स चले गए, कुछ टेबल्स में रिपीटेशन हो सकता है, सो इसमें कितने भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, यू कैन नॉट से कितने होंगे। लेकिन जब आपने डिकम्पोजिशन कर दिया और डेटा इनका डिवाइड करके इनमें राइट कर दिया, अब आप इनका नेचुरल ज्वाइन जब करते हैं तो एग्जैक्टली 100 रिकॉर्ड ही मिलना चाहिए, ना तो एक रिकॉर्ड कम ना एक रिकॉर्ड ज्यादा। अगर ज्वाइन करने पर एक रिकॉर्ड कम मिल रहा है तब भी हम कहेंगे कि डिकम्पोजिशन लॉसी है। अगर ज्वाइन करने पर 100 की जगह पर 101 रिकॉर्ड मिल गए तब भी हम कहेंगे डिकम्पोजिशन लॉसी है। तो ध्यान रखना, अगर ज़्यादा रिकॉर्ड्स आपको आंसर में मिल रहे हैं ओरिजिनल टेबल से तो इसका मतलब भी लॉसी ही है। ठीक है, तब भी इंफॉर्मेशन लॉस हो रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन लॉस से हम, अब आप कहेंगे कि नहीं सर एक रिकॉर्ड तो ज़्यादा मिल गया, 100 की जगह पे 101 हो गए तो लॉस कहाँ हुआ, हमें तो गेन हो गया एक रिकॉर्ड का। तो रिकॉर्ड का गेन तो हो गया, ठीक है, लेकिन उससे आपकी इंफॉर्मेशन गेन नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन लॉस हुआ एक्चुअली। आपके सामने एक ऐसा रिकॉर्ड नया जनरेट होके आ गया जो आपको एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है और आप डिटरमाइन नहीं कर सक पाएंगे, हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है ना। या ये कहिए एक डूबियस या एक फेक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। तो जब एक डूबियस, एक इन्फॉर्मेशन जब आपके पास कोई है और उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन डूबियस आ जाए तो आप डिलेमा में पड़ जाते हैं ना। जब आपके पास दो इन्फॉर्मेशन आ जाएं जिसके साथ ड्यूबियस इन्फॉर्मेशन भी जुड़ी हुई है, या कोई इन्फॉर्मेशन हो उसमें कुछ ड्यूबियस भी इन्फॉर्मेशन आ गई, गलत इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो गई, तो अल्टीमेटली यू हैव लॉस्ट सम इन्फॉर्मेशन। सो लॉसलेस डिकम्पोजिशन का मतलब है एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो ओरिजिनल टेबल में थे वो हमें डिकम्पोज टेबल के जॉइन से मिल जाना चाहिए। ओके, अदरवाइज हम लॉसी बोलेंगे डिकम्पोजिशन को। कम रिकॉर्ड मिले या एक ज़्यादा मिले तब भी लॉसी है। नाउ दूसरा एक डेफिनेशन और है जिसे हम जनरली हम चाहेंगे, वो है एक डेफिनेशन की हमने बात नहीं की अभी तक, वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी लॉस्ट ना हो। मतलब इस टेबल पर जितनी एफडी थी, जितनी भी एफडी थी, तो लेट्स से इस टेबल पर एफडी का सेट एफ था टी पर। ठीक है, लेट मी रिमूव दीज अनोटेशंस देन आई विल डू दैट। तो अब आपको T1 T2 तो याद है। तो तो व्हाट आई वाज सेइंग कि लेट्स से जो ओरिजिनल टेबल थी, मैं उसे जैसे टी से रेफर कर रहा था, तो टी पर जो एफडीज का सेट था, लेट्स से दैट सेट इज एफ। ओके, और आपने टी से ब्रेक करके दो टेबल्स बना ली डिकम्पोजिशन करके, एक बना ली T1 और एक टेबल बना ली T2। T1 पर जो एफडीज का सेट है वो लेट्स अज्यूम F1 है। ठीक है, T1 पर भी कुछ फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड होंगी और T2 पर भी कुछ फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड होंगी। सो लेट्स से दिस सेट इज F2। सो आपको आप नाउ लेट्स सी यू हैव थ्री सेट ऑफ एफडीज। एफ ओरिजिनल सेट जो टेबल थी डिकम्पोजिशन से पहले, उस पर जो फंक्शन डिपेंडेंसीज होल्ड हो रही थी वो एफ में है। यहाँ पर जो एफडीज है वो F1 में है इस टेबल की T1 की, और F2 यहाँ है। ठीक है, सो नाउ अब ये कहने का, अब यहाँ मतलब ये है मेरा कहने का कि एफ का जो एफ शुड बी इक्वल टू, एफ शुड बी इक्वल टू F1 यूनियन F2। ओके, तो हम डायरेक्टली इस तरीके से बात नहीं करते, हम एक्चुअली क्लोजर्स की बात करेंगे। अब एफ का क्लोजर मतलब ऑल पॉसिबल एफडीज जो कि टी पर होल्ड हो रही हैं। इसी तरीके से हम F2 का क्लोजर लेंगे। F2 का क्लोजर का मतलब हुआ T2 टेबल पर जो ऑल पॉसिबल एफडीज जो होल्ड हो रही हैं। F1 का क्लोजर का मतलब हुआ T1 पर जो पॉसिबल एफडीज हैं, ऑल पॉसिबल एफडीज F1 क्लोजर। ठीक है, सो जनरली हम क्लोजर डायरेक्ट सेट को कंपेयर नहीं करते हैं, ये फॉर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ठीक है, बट हम क्लोजर्स को कंपेयर करेंगे। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि F2, F1 का क्लोजर और F2 का क्लोजर का यूनियन F क्लोजर के बराबर होना चाहिए। अगर किसी डिकम्पोजिशन में ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि जो टेबल्स बनी है T1 की एफडीज का सेट, T2 की एफडीज का सेट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल पॉसिबल एफडीज।
ठीक है। सो हम जनरली क्लोजर ना लगाते हुए बाय डिफॉल्ट यही कहते हैं कि T1 पर जो एफडी हो रही है वो T2 पर भी जो एफडी हो रही है, इन दोनों का यूनियन इस पर जो एफडीज हो रही है उसके बराबर होना चाहिए। मतलब यह डिकम्पोजिशन में कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, डिकम्पोजिशन में किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का लॉस नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा डिकम्पोजिशन आप करते हैं जिसमें T1 की एफडीज का और T2 की एफडीज का यूनियन आप करते हैं, तो टी की एफडीज एग्जैक्टली आपको मिल जाती है, ना कोई कम एफडी ना कोई ज़्यादा एफडी। ठीक है, वैलिड एफडीज मिल जाती हैं। तो हम ऐसे डिकम्पोजिशन को बोलेंगे फंक्शन फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, या एफडी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। ओके, एफडी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। ओके, सो जनरली जब भी आप एक नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो अगर आप बीसीएनएम में जाना चाह रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के टाइम पर वैसे आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा कि आप जो नॉर्मलाइजेशन करें, उसमें जो डिकम्पोजिशन आप अचीव कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बिना डिकम्पोजिशन के अचीव नहीं हो पाता है। जब आपको हायर नॉर्मल फॉर्म में जाना होता है तो आप डिकम्पोजिशन करते हैं। तो आपको जब डिकम्पोजिशन करना है तब आपको ध्यान रखना है कि आपके डिकम्पोजिशन, पहली चीज लॉसलेस होना चाहिए, दूसरा फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग? क्योंकि आपको मालूम है फंक्शनल डिपेंडेंसी एक तरीके से इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। ये मैं आपको पहले प्रीवियस डिस्कशन में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि फंक्शन डिपेंडेंसी को हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्यों बोलते हैं। एक्चुअली एफडीज क्या करती हैं, कुछ वेल रिकॉर्ड्स को अपीयर होने से रोकती हैं कि ये रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता है ना। जैसे मैंने कहा कि एक इंस्ट्रक्टर कार्ड्स है, तो एक जगह उसकी सैलरी 5,000 दिखा रहा है, दूसरी जगह उसकी सैलरी लेट से 10,000 दिखा रहा है, $10,000। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो दूसरे टाइप के एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड, कुछ रिकॉर्ड्स को ऑकर ही नहीं होने देगा एफडी। सो एफडी एक्चुअली क्या करती हैं, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को वो आने से रोकती हैं। तो वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि डिकम्पोजिशन जब हम करें तो पहली चीज लॉसलेस डिकम्पोजिशन हमें मिले, और दूसरा एफडी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन मिले। ओके, नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जब आप ले जाना चाह रहे हैं एफडी के साथ में, तो जब आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो एक्चुअली डिकम्पोजिशन कई तरीके से पॉसिबल होता है। तो आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जब जाने के लिए डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो हमेशा एक ऐसा डिकम्पोजिशन आपको जरूर मिलेगा जो कि दोनों चीजें आपको प्रोवाइड कराएगा, कि वो एफडी प्रिजर्विंग भी होगा और लॉसलेस डिकम्पोजिशन भी होगा। सो दैट मीन्स थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आप हमेशा, ये एक थ्योरम है, वी विल नॉट प्रूव इट, आपके बुक में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सो बस दैट स्टेटमेंट यू शुड रिमेंबर, इट इज ऑलवेज पॉसिबल इन केस ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म कि हमेशा आपको एक पॉसिबल डिकम्पोजिशन ऐसा जरूर मिलेगा जो कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होगा और लॉसलेस भी होगा। लेकिन बीसीएनएफ के लिए ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, तो जब आपको एक बीसीएनएफ रिलेशन मिलता है और आप सोचते हैं हम अपनी टेबल को बीसीएनएफ में ले जाएं, तो जब आप बीसीएनएफ में ले जाने के लिए डिकम्पोजिशन करने की कोशिश करोगे, जैसे अभी मैंने एक डिकम्पोजिशन के लिए एग्जांपल दिखाया था कि हम बीसीएनएफ में लेके आए थे उस रिलेशन को, तो समटाइम्स ऐसा भी पॉसिबल होता है कुछ केसेस में कि आपको एक भी पॉसिबल डिकम्पोजिशन ऐसा नहीं मिलता है जो हमेशा लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो। एक डिकम्पोजिशन हो सकता है आपको ऐसा मिल रहा है जो लॉसलेस है, लेकिन डिकम्पोजिशन जो एफडी प्रिजर्विंग नहीं है। दूसरा डिकम्पोजिशन आपने ट्राई किया, उसको हो सकता है आप पाएंगे कि वो लॉसलेस तो है, लेकिन डिकम्पोजिशन, सॉरी, फंक्शन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं हो पा रहा है। तीसरा डिकम्पोजिशन आपने ट्राई किया, वो देखा ओके ये एफडी तो प्रिजर्व कर रहा है, लेकिन देख आपके सामने प्रॉब्लम आ गई कि बारे वो लॉसलेस नहीं है। तो बॉय बीसीएनएफ के जब आप डेटाबेस को बीसीएनएफ में ले जाने की जब कोशिश करते हैं, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है कि आपको कोई डिकम्पोजिशन मिले ही नहीं जो लॉसलेस और एफडी प्रिजर्विंग हो, क्योंकि हम दोनों ऑब्जेक्टिव एक साथ चाहते हैं। तो बीसीएनएफ में कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमेशा पॉसिबल होता है। ओके, तो इसलिए हम अपने नॉर्मलाइजेशन को 3NF तक ही रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। और जनरली क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये हो जाता है कि आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइजेशन करते हैं और रिलेशन अपने आप आपका बीसीएनएफ में आ जाता है। ओके, तो आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, आपके बुक में भी लिखा होगा, ऑल
BCNF रिलेशन, जो भी रिलेशन BCNF में है वो हमेशा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। रिवर्स से मतलब यह है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक रिलेशन BCNF में थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो हमेशा BCNF में हो। मेजोरिटी ऑफ केसेस में वो BCNF में वो अपने आप आ जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा केस होता है कि वो रिलेशन 3NF में तो है लेकिन BCNF में नहीं था। जैसे मैंने अभी एक आपके सामने टेबल लिख के एग्जाम्पल दिया था, तो वो 3NF में थी लेकिन BCNF में नहीं थी, तो हमने उसे डिकम्पोज करके BCNF में लेके आए। ओके, तो आपके पास हमेशा ऐसी सिचुएशन हमेशा ये अवेलेबल रहेगा कि एक रिलेशन जो 3NF में है, सॉरी जो BCNF में है वो हमेशा 3NF में होगा, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर एक रिलेशन BCNF में है तो वो 3NF में तो होगा, लेकिन 3NF में होने पर उसके BCNF में होने की गारंटी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि आपने देखा एक रिलेशन 3NF में है तो वो BCNF में भी होगा। मेजोरिटी केसेस में ऐसा मिलेगा आपको कि वो BCNF में अपने आप होगा, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर BCNF डिकम्पोजिशन। सो सॉरी फ्रॉम BCNF। सो BCNF नॉर्मल फॉर्म जो है ना, हम हमारे लिए 3NF नॉर्मल फॉर्म इज मोर डिजायरेबल देन BCNF। BCNF हमें अपने आप मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम वरी नहीं करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है ज्यादातर केस में कभी आपको मान लीजिए किसी केस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कि आपको लॉसी डिकम्पोजिशन चाहिए या फंक्शन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चाहिए, आपको मजबूरी है, मान लीजिए किसी वजह से कहना कहा जाता है कि नहीं हमें हर केस में BCNF तक नॉर्मलाइजेशन करना ही करना है, तो आपको मालूम है कि BCNF में हमेशा FD प्रिजर्विंग और लॉसलेस डिकम्पोजिशन जरूरी नहीं है मिल जाए, तो फिर आप क्या प्रेफर करेंगे? प्रेफरेंस आपकी लॉसलेस होगी। कई बार हम अगर मुसीबत में हैं हम, या ऐसी सिचुएशन है कि हमको BCNF में जाना ही है, हमें BCNF तक ही नॉर्मलाइजेशन करना है, 3NF तक आपकी अथॉरिटी ने एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है कि नहीं 3NF नहीं चलेगा, सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए, आप BCNF तक नॉर्मलाइजेशन करिए, तब आपको अगर किसी केस में BCNF में नॉर्मलाइजेशन करने पर FD प्रिजर्विंग और लॉसलेस डिकम्पोजिशन नहीं मिल रहा है किसी भी पॉसिबिलिटी में, कोई भी आपने डिफरेंट डिफरेंट डिकम्पोजिशन ट्राई कर ली है, तो आप उस डिकम्पोजिशन को प्रेफर करेंगे जो लॉसलेस हो, FD प्रिजर्व करे ना करे नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि फंक्शन डिपेंडेंसी जनरली एक नेचुरल कंस्ट्रेंट है, हम उन्हें चाहते हैं कि वो डेटाबेस में अपने आप सेटिस्फाई हो, लेकिन अगर कोई FD लॉस्ट भी हो जाती है तो हम उसे उसको बियर कर सकते हैं, हम FD का लॉस बियर कर सकते हैं, लेकिन लॉसलेस जो इन्फॉर्मेशन का लॉस है वो बियर नहीं कर सकते। तो इन्फॉर्मेशन का लॉस इज ऑलवेज प्रेफरेबल, हम उसे मतलब इन्फॉर्मेशन लॉस को हम अलाउ नहीं करते हैं, FD लॉस हम कुछ केसेस में टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम आवर बॉयज कॉट नॉर्मल फॉर्म। सो नेक्स्ट क्लास में अब हम FDs के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में पॉसिबली डे आफ्टर टुमारो, तो कल क्लास नहीं लूंगा मैं DBMS की, परसों क्लास लूंगा। ओके, सो कल आई एम प्लानिंग फॉर सेंसर नेटवर्क क्लास एक्चुअली टुमारो सेम टाइम। सो अब आपका काम है इतने तक आपको पढ़ लेना है। मैंने कुछ आपसे प्रीवियस क्लास में रिक्वेस्ट किया था कि अगर किसी के पास कोई फॉर्म हो, ऐसा किसी हो रेस्टोरेंट का, होटल का या ऑर्गेनाइजेशन का, जहां आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फॉर्म भरना पड़ता हो, तो आप उसे लेकर के आएँ। ओके, मुझे शेयर करें। सो कल की नेक्स्ट क्लास में जब भी हम DBMS पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि हम FDs को रिलेशन के तौर पर, सॉरी FDs को इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के तौर पर टेबल पर कैसे चेक करते हैं, या हम उसके लिए क्या प्रोविजंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि FD इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारी FDs को हम टेस्ट करें। FDs को टेस्ट करना कुछ केसेस में नेसेसरी है, हम सारी FD को टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली FD क्या है, कंस्ट्रेंट है, और कंस्ट्रेंट है तो वो चेक होना चाहिए, है ना। तो अब आप देखेंगे एक टेबल के ऊपर 2 की पावर 2n FDs हो सकती हैं, जिसमें n अगर कॉलम्स हैं तो 2 की पावर 2n FDs हो सकती हैं। तो इतने बड़े FDs के सेट को टेस्ट करना एक वर्डन वाला काम होगा डेटाबेस के ऊपर, है ना। तो अब हम आगे इंटरेस्टेड होंगे कि हम पूरे ऐप क्लोजर को चेक ना करते हुए क्या हम एक ऐसा सेट
आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो मिनिमल हो। मतलब हम एक मिनिमम सेट ऑफ एफडीज को टेस्ट कर लें और हम उनसे ये श्योर हो जाएंगे कि सारी एफडी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो जनरली अब हम इंटरेस्टेड होंगे कि लेट्स से एफ प्लस मीन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एफडीज ऑन ए रिलेशन। एफ आप जानते हैं कि इनिशियल सेट ऑफ एफडीज। हमारे पास एफ दिया होता है, लेकिन एफ का मतलब हमने कुछ ही सेट ऑफ एफडीज आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन आपको मालूम है कि कई सारी एफडी ऐसी है जो हिडन है, सामने नहीं दिखाई दे रही हैं हमें, और वो भी होल्ड होती हैं। तो अब हमारा सवाल बनता है कि चूंकि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं तो हमें पूरा एफ प्लस टेस्ट करना चाहिए डेटाबेस के ऊपर। कोई भी इंसर्शन करें, डिलीशन करें, अपडेशन करें, तब हम हमेशा ये चेक करें कि एफ प्लस की सारी एफडी सेटिस्फाई हो। तो ये आपको मालूम है एफ प्लस में बहुत ज़्यादा सेट ऑफ एफडीज होंगी एक टेबल के लिए। मैक्सिमम हो सकती है 2 की पावर 2n, अगर आपके टेबल में n कॉलम्स हैं तो। सो इतने बड़े सेट ऑफ एफडीज को हर इंसर्शन के टाइम पर, हर डिलीशन के टाइम पर, या हर मॉडिफिकेशन के टाइम पर टेस्ट करना एक टीडियस टास्क होगा, डेटाबेस के ऊपर सिग्निफिकेंट ओवरहेड आएगा। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, हमें एफडीज इम्पोज भी करनी है और टेस्ट भी करनी है। तो हम कितनी एफडीज को टेस्ट करें, सारी तो नहीं कर सकते। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि इसका एक मिनिमल सेट ऑफ एफडीज फाइंड आउट करें, एक ऐसा सेट आइडेंटिफाई करें। लेट्स कॉल इट मिन, एफ मिन। मैं यहाँ एफ मिन बोल रहा हूँ, हालांकि उसको कुछ और अलग बोलते हैं, कवर बोलते हैं उसको एक्चुअली। ठीक है। सो एफ मिन, हम एक ऐसा सेट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो एफ मिन हो, मतलब इसमें कम से कम एफडीज हो, एफ से भी कम हो, जनरली ये हो सकता है एफ के बराबर भी हो। तो हम एक ऐप में एक ऐसा सेट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जिसकी एफडीज में, जिसमें बहुत कम से कम एफडीज हैं, अननेसेसरी एफडी नहीं है, और इनको टेस्ट करने पर हम श्योर हो जाते हैं कि ये भी एफडीज होल्ड हो रही हैं। मतलब इन एफडीज को टेस्ट कर लें तो ये एफडी अगर सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि एफ प्लस की भी एफडी सारी सेटिस्फाई हो रही है। तो इससे हमारा क्या होगा, परफॉर्मेंस बेनिफिट मिलेगा। अगर हम इस सेट को चेक कर लें तो हम श्योर हो जाएंगे कि ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो दिस सेट को आइडेंटिफाई करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दिस सेट। सो वी विल सी दैट कि इस सेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो लेट्स क्लोज हियर। आज यहीं क्लोज करते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब डे आफ्टर टुमारो, हम लोग बात करेंगे। ओके, सो लेट मी ऑफ द रिकॉर्डिंग।